यहां पे स्थापित हो रहा है, जिसके पास अभी तक भारत में जिसके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं और जिस प्रकार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मानना है कि यह एक शानदार यात्रा को प्रदर्शित करता है और नए भारत की उस यात्रा को प्रदर्शित करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से अपने जीवन का हिस्सा माना है और उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। यह आज सीएल के जज्बे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, विभाग के सभी अधिकारियों का इसके लिए हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। बहनों और भाइयों, सीएल अनेक क्षेत्रों में देश के अंदर कार्य कर रहा है। रेलवे के लिए भी, डिफेंस सेक्टर के लिए भी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी और अन्य अनेक क्षेत्र में सीएल अपनी प्रौद्योगिकी का लाभ, अपने इनोवेशन का लाभ देश को दे रहा है। यह सराहनीय है और अभिनंदनीय भी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हर एक क्षेत्र में एक नई गति को अपनी प्रगति का आधार बनाया है। उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष के अंदर, यह बहुत कम देखने को मिलता होगा कि कोई राज्य 8 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना अधिक बढ़ा ले। उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमारे मंत्री श्री सुनील शर्मा जी बता रहे थे, एक बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे बारे में परसेप्शन बहुत खराब था और उस दौरान हम लोगों को यह लगता था कि उत्तर प्रदेश जिस पहचान के संकट से गुजर रहा है, यह स्वयं के लिए तो अपनी चुनौती थी ही, लेकिन देश के विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश। आज जिस गाजियाबाद में है, सीएल के लोग इस गाजियाबाद की 8 वर्ष पहले की छवि को जानते होंगे। उस समय क्या दृश्य था और आज बदले हुए प्रवेश में मैं बार बार उत्तर प्रदेश वासियों से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर अब जाते होंगे। 8 वर्ष पहले जाते थे तो आपको देख करके, नाम सुन करके लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जब आप किसी के पास जाएंगे तो उसका चेहरा आपसे बात करते हुए खिल उठेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश से हैं। एक परसेप्शन में जो ये अंतर आया है, एक टीम भाव के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में मदद मिली और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस उत्तर प्रदेश में कोई पहले निवेश नहीं करना चाहता था और जो निवेश था भी वह समेट करके लोग भागना चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 लाख निवेश के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग करके
उनमें से अधिकतर को प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ दिया है, जिनमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और प्रत्येक सेक्टर की जो अलग अलग हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, उनके अपने पॉलिसीज के माध्यम से उन उद्यमियों को हमने जोड़ा है। सरकार समय पे पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने उन्हें निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो की सुविधा भी प्रदान की है। इंसेंटिव भी हम उनके माध्यम से उसे उपलब्ध करवा रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग का भी हमारा एक सेल है जो इन सभी चीजों की क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर इंसेंटिव भी उसके अकाउंट में हम लोग सीधे भेजते हैं। वहां उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज इसी का परिणाम है कि नया भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के इस अभियान का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की ग्रोथ इंजन की भूमिका को निर्वहन करने में अपना योगदान देगा। याद करिए, जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके 6 महीने के बाद मैं मुंबई गया था कुछ इन्वेस्टर से बातचीत करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश करिए। तो एक सज्जन से मैंने बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश? मैंने कहा हाँ। तो हंस पड़े जोर से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मैं आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया। तो मैंने कहा आइए, इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। 18 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, मार्च 20 में कोरोना के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और फर्स्ट वेव के बाद हमने जब थोड़े मार्केट खोले, थोड़ा रिलैक्स किया, तो फर्स्ट वेव के बाद समझ में आ गया कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं और अनावश्यक रूप से हम लोगों को ये पाबंदी हटा करके हमें उसको सीमित करना पड़ेगा। हमने इंडस्ट्री को छूट दी, आप इंडस्ट्री खोलिए। हाँ, सावधानी बरतिए, वहां पे कुछ सावधानियों के साथ आपको कार्य करना है, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। तो मेरे पास एक दिन उस सज्जन का फोन मुंबई से आया, कहा कि मैं यूपी में कुछ निवेश करना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप आ जाइए। उन्होंने कहा लेकिन कोरोना है, मैं कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा आप अपनी टीम को भेज दीजिए। उन्होंने कहा मुझे लैंड चाहिए। मैंने कहा आप आइए, देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां भी आपको चाहिए आपको लैंड मिल जाएगी। उन्होंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा भी ना आ पाएंगे और ना लैंड देख पाएंगे तो फिर निवेश कैसे कर पाएंगे? उन्होंने कहा हाँ समस्या। मैंने कहा मैं ड्रोन से सर्वे करके आपके पास भेजता हूं, आपकी टीम ग्राउंड में रहेगी, ड्रोन से सर्वे हो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप निवेश करिए। उन्होंने कहा ठीक। हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके, और उनकी टीम जमीन पर थे, और उन्होंने 2020 में जमीन उन्हें पसंद आई, उन्होंने निवेश अपना प्रारंभ किया। पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्थापित किया, जिसे हमने 2022 में देश को समर्पित कर दिया और बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर के तहत अब तक 6 ऐसे बड़े सेंटर स्थापित हो चुके हैं जो कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में भी इस सेक्टर में कोई निवेश कर पाएगा। आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर चिन्हित किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं और मेरा अब तक जो अनुमान है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और इसमें लखनऊ का जो नोड है,
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ का नोड जिसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर उसका प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिए हैं और उसको हम लोगों ने वहां पर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कार्य किया है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को सीएल जैसे संस्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें खासतौर पर जो मिसाइल कार्यक्रम के रेनडाम्स हैं, उनके जो संवेदनशील रडार की सुरक्षा और उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए जो भी सिस्टम है, वह चाहे जो आपको माइक्रोवेव फेराइड्स ब्रह्मोस मिसाइल का रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग, ये जो हम करते हैं, सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड हैं और दुनिया के लिए ये ट्रस्टेड बन चुके हैं, ये हमारी उस स्ट्रेंथ को बताता है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उन सभी बातों को लेकर के अन्य तमाम सेक्टर में भी जो कार्य सीएल के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, मुझे लगता है कि वह खासतौर पर आज का समय हम इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है 2070 तक हमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप देखेंगे, दुनिया के तमाम विकसित देशों ने अपने यहां थर्मल पावर के प्रोडक्शन को बैन किया है, कंट्रोल किया है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को या ग्रीन एनर्जी की तरफ ये लोग गए हैं। हाइड्रोजन एनर्जी उसमें हो सकती है, उसमें एटॉमिक एनर्जी हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उन लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी यह क्षेत्र हमारे पास ऐसा है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम लोगों को एक अच्छा कार्य करना होगा। और मुझे लगता है कि भारत की उन अग्रणी संस्थाओं में सीएल है जिन्होंने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित किया है, उसको बनाने में सफलता प्राप्त की है और इसका उपयोग हम लोगों ने कई जगह पर किया है। खासतौर पर उन जगहों पर जो हमारे ट्राइबल एरिया थे, जहां पर हम लोग सामान्य लाइन पहुंचाने में मदद थी, बीच उसमें मदद नहीं हो पा रही थी, जंगलों के बीच में था, फॉरेस्ट के क्लियरेंस लेने में दिक्कतें हो रही थी, एनजीटी के तमाम उसमें पहले से ही एनजीटी के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे। उन स्थितियों में हम लोगों ने वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से ही उन लोगों को बिजली के कनेक्शन और वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमने वहां पर सफलता प्राप्त की है। और इस सेक्टर में बहुत कुछ संभावनाएं अभी छिपी हुई हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर को जनरेट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस दिशा में हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया है। रेलवे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत बार लोगों के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं और इस पर भी सीएल ने अच्छा काम किया। उसका एक मॉडल हम लोग अभी यहां पे देख रहे थे। सिग्नल सिस्टम को कैसे हम लोग आधुनिक तकनीक के माध्यम से जोड़ करके सेफ्टी के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो एक आधुनिक रेल के माध्यम से आज भारत सरकार अचीव कर रही है। इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा है, खासतौर पर पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा में
हमारी बेसिक शिक्षा के एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वर्तमान में लगभग यानी जो सरकारी संस्थान है अकेले उनमें 1,91,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज से 8 वर्ष पहले सभी लगभग जर्जर स्थिति में थे। हमने ऑपरेशन कायाकल्प वहां पे चलाया था और मैं धन्यवाद दूंगा सीएल को कि इन्होंने स्मार्ट क्लासरूम के साथ हमें जोड़ने में मदद करने में बहुत सारी जगह मदद की है। आज इनके जो स्मार्ट क्लास से जुड़े हुए जो बोर्ड वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं उसमें यानी वह अनब्रेकेबल भी है और उसके ऑपरेशन में हम लोग जब जाते हैं किसी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, मैं वहां देखता हूं, मैं अक्सर उन बच्चों से पूछता हूं कि भाई इसका ऑपरेशन कर पाओगे? बहुत आसानी के साथ वे जाकर के उसका ऑपरेशनल कर लेते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी यानी शिक्षा से लेकर के सुरक्षा तक भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का हो या भारतीय रेल को जिसने भारत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को आगे बढ़ाने में मदद की है, ये सभी चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसमें सीएल एक बड़ी भूमिका के रूप में अपना दक्षता का लाभ भारत को प्रदान कर रहा है, एक अभिनंदनीय प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे हम लोग एक नए डाटा सेंटर का जो ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर होगा उसकी आधारशिला भी यहां पर आज हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में और सीएल के साथ में यहां पर स्थापित की गई है। मैं मानता हूं कि ये सभी जो प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं यह एक नई दिशा में प्रधानमंत्री जी के विजन को, विकसित भारत के और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। एक डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी से मिनी रत्न कंपनी की ओर आपका बढ़ना अब आपकी 50 वर्ष की आयु में, ये नहीं, ये दिखाता है कि आपका बचपन तो अच्छा था लेकिन आपकी जवानी थोड़ा गलत दिशा की तरफ चली गई थी, लेकिन अब आपका जो अमृत काल प्रारंभ हुआ है ये दिखाता है कि आपने तय कर लिया है कि अब इसका उपयोग वानप्रस्थ के रूप में देश के प्रति पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करने के लिए हम करेंगे। और ये 25 वर्ष का आपका कालखंड सचमुच आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं सीएल को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि अभी मेरी यहां पर माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हो रही थी और ये आज हमारी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी भी बार बार इस बात को कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे पास शिक्षा के अच्छे अच्छे केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, आईआईटी, दो आईआईटी भी हैं, आईएम लखनऊ में भी है। लखनऊ में 4 सेंट्रल लैबोरेटरीज स्थित हैं, बेहतरीन कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने कोविड प्रबंधन के दौरान भी उनका उपयोग किया था। उनके साइंटिस्ट के साथ में लगातार संवाद बनाता था, उनको मैं आमंत्रित करता था और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर इनोवेशन को, R&D के प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उत्तर प्रदेश की अन्य अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने, एक नई स्टार्टअप की संस्कृति को, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सीएल को इन 50 वर्ष की शानदार यात्रा के उपरांत अब अपने आप को साबित करने के जो अवसर थे, अब उससे आगे बढ़कर के आपने जो एक निश्चिंतता की दिशा में आगे का कदम बढ़ाया है,
और ये संकल्प तय किया कि 25 वर्ष का एक कालखंड हम भारत के कालखंड में बदलने का कार्य करेंगे। इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी शानदार यात्रा जो पिछले 8-10 वर्ष के अंदर देखने को मिली है, यह आगे बढ़नी चाहिए। मैं आपको इस बात के लिए भी आमंत्रित करूंगा कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए और इनोवेशन से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश की अकादमिक संस्थाओं के साथ भी आपका कुछ एमओयू होने चाहिए, जिसको हम आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। और राज्य सरकार इस दिशा में जहां पर भी आवश्यक हो सके, राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग सीएल को उपलब्ध कराएगा, सीएल का सहयोग भी लेगा, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में मदद कर सकेंगे। आप सबको मेरी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी